Welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियम्बदा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा शास्त्र विषय से जो भी छात्र या छात्राएं स्नातक कर रहे हैं उसका जो बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन उसकी 3rd यूनिट तक कवर कर लिया है। आज हम चौथी यूनिट पे चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है पाठचर्या या पाठ्यक्रम। तो हमारे सिलेबस में पाठचर्या या पाठ्यक्रम चौथी यूनिट में है, उसके निर्माण, उसके परिभाषा, उसके प्रकार तथा उस वर्तमान पाठचर्या के दोष क्या हैं, इन सब विषय में चर्चा करना है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो एक एक टॉपिक को मैंने सोचा है कि अपने अलग अलग वीडियो में चर्चा करूं उस पर। तो आज हम शिक्षा के अर्थ को जानेंगे, उसकी परिभाषा को तथा उसके प्रकार को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा निर्माण या पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, जो हम पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं, पाठचर्या भी बोल सकते हैं। तो पाठ्यक्रम संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संचालन का केंद्र है। पाठ्यक्रम क्या है, जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है हमारी, चाहे वह हो प्राथमिक स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर पे हो या उच्च स्तर पे हो, तो उस शिक्षा व्यवस्था के संचालन का केंद्र पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के बिना कोई भी शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर सकते। यह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करता है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, चाहे वो सामाजिक उद्देश्य हो, आर्थिक उद्देश्य हो, राजनैतिक उद्देश्य हो, ऐतिहासिक उद्देश्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, उनकी पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पाठ्यक्रम निभाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा निप्रयोज और निरर्थक होती है। अगर शिक्षा हम दे रहे हैं यूं ही और पाठ्यक्रम उसमें नहीं है, पाठ्यक्रम का अभाव है, तो उसके अभाव में हमारी शिक्षा निष्प्रयोज और निरर्थक जाती है। हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जिस तरह से प्राचीन काल में यूनान के दार्शनिक जो सुकरात साहब थे, उन्होंने वो कहाँ अपनी तब तो स्कूल या कॉलेजेस या पाठ्यक्रम नहीं होते थे, तो वो मंडियों में जाके युवाओं के बीच में एकत्र होकर अपने चर्चा करते थे। जो भी उन्हें प्रश्न उठता था उस पर चर्चा करने के बाद तर्क वितर्क करने में बताते थे, और उसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता था। किंतु जब उनके शिष्य प्लेटो आए तो उन्होंने पहली अकादमी की व्यवस्था की या स्थापना की, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम या सिलेबस को मतलब उस विकास हुआ धीरे धीरे। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का अर्थ जानते हैं, मीनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पाठ्यक्रम शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। यह लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिससे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होगा। करिकुलम कौन सा क्रम है, कौन सी सीरीज है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर, चाहे वो कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हो, उद्देश्य पहुंचना चाहता हो, यहाँ उसका मतलब हम इससे समझेंगे। तो पहुंचने के लिए उसे पार करना होगा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। फिर अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अतः पाठ्यक्रम क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन या शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कि यानी हमें कौन सी शिक्षा चाहिए, हम प्रोफेशनल शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कौन प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, या जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना हो, तो वह बिना शिक्षा या पाठ्यक्रम के पूरा नहीं होता। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी का विकास किया जाता है। यह क्या है, शिक्षा का अध्ययन है, निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी का विकास किया जाता है तथा वह नवीन ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करता है। वह क्या करता है, नवीन प्रकार के ज्ञान शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से और अनुभव को ग्रहण करता है। यानी कि जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वो किसी उद्देश्य के साथ जाता है ना, अपने पाठ्यक्रम की हमको इस विषय की शिक्षा देना है या कौन सी यूनिट पे चर्चा करना है, पहली यूनिट पे कि मतलब उसमें क्या टॉपिक है, उस पे क्या हो सकते हैं, उसके प्रकार क्या है, अर्थ क्या, परिभाषा क्या। फिर वो छात्र को समझाने की कोशिश करता है कि छात्र शैशवावस्था में है या प्राथमिक अवस्था में है, माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहा है, उच्च स्तर पर पढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से फिर वो उसको क्या समझ में आए, फिर वो शिक्षक उससे प्रश्न करता है, वो उसका आंसर देता है। तो वो क्या होता है, एक बार से रिसीव होता है, वो छात्र रिसीव कर रहा है, फिर वो उसको ग्रहण कर रहा है, फिर वो उसको अप्लाई करता है शिक्षा के क्षेत्र में। इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। फिर संकुचित अर्थ में अगर हम पाठ्यक्रम का अर्थ जाने तो संकुचित अर्थ
अर्थ में पाठ्यक्रम केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। यानी संकुचित अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम केवल जो विशिष्ट विभिन्न विषयों हैं उनके पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है, जो हम स्कूल या कॉलेजों में पढ़ते हैं। परंतु अगर विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिससे नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। मतलब अगर पाठ्यक्रम का हम संपूर्ण जाने तो ये गैर औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भी इसमें सम्मिलित है। फिर साथ ही विद्यालय में रहते हुए अध्यापक के संरक्षण में छात्र जो भी क्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। क्या बताया जा रहा है, छात्र के शिक्षक के संरक्षण, अध्यापक के संरक्षण में विद्यालय में छात्र जो भी क्रियाएं करता, चाहे वो मानसिक क्रिया हो या दैहिक क्रिया हो, वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में समाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो हैं वह पाठ्यक्रम में अंतर्गत आती हैं तथा इसके थोड़ा सा लाइन मिस हो गई, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं भी पाठ्यक्रम में समाहित होती हैं। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विशिष्ट स्वरूप से है। वर्तमान में पाठ्यक्रम समय में पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या है, उसके विस्तृत स्वरूप से है। क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि विद्यालय में एक शिक्षक के संरक्षण में छात्र जो भी क्रिया करता है वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, पाठ्यक्रम के अर्थ होता है तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं या फिजिक्स लिया, हमने साइंस साइड से पढ़ रहे हैं तो हम प्रयोगशालाओं में जा रहे हैं, उनमें क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठचर्या, तो करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। तो फिर है पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है तथा कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं सम्मिलित हैं। जबकि पाठ्य वस्तु सिलेबस में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का समावेश होता है। यानी जो हमारा सिलेबस होता है उसमें निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। फिर है इस प्रकार पाठ्यवस्तु के अंतर्गत किसी पाठ्यवस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है जिसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विषय वस्तु जो है उसका विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है किसी भी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को, जिसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। फिर पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है। पाठ्यवस्तु का संबंध किससे होता है, ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष की हम क्या समझ रहे हैं कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या हमारे माइंड से रिलेट करता है, या हमारी फिजिकल प्रतिक्रियाएं हम कुछ करते हैं तो वो सब हमें क्या रिलेट करता है, एक प्रकार से शिक्षण के लिए तैयार करता है। फिर है ज्ञानात्मक विकास से होता है। फिर जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है। तो हमने जाना कि पाठ्यवस्तु के अंतर्गत पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक विकास से होता है, किंतु जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास होता है। यानी सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो। अब हम जान लेते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो यहाँ पे हम दो परिभाषा को समझेंगे। फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। फ्रॉबेल जी क्या कह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसको संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान जो है, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो हमारा आर्थिक ज्ञान हो, राजनीतिक ज्ञान हो, किसी भी विषय की समझ हो, तो अनुभव का सार समझाना चाहिए। वो एक अनुभव का सार है जो हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं विभिन्न विषयों में। फिर है हान के अनुसार, हान जी क्या कह रहे हैं, पाठ्यक्रम वह है जो छात्रों को पढ़ाया जाता है। यानी पाठ्यक्रम वह है जो छात्रों को पढ़ाया जाता है। यह सीखना और शांतिपूर्ण अध्ययन के साथ साथ कुछ और है। मतलब यह सीखना और शांतिपूर्ण अध्ययन, शांतिपूर्ण तरीके के साथ कुछ और है। इसमें व्यवसाय, उत्पादन, उपार्जन, अभ्यास और क्रिया सम्मिलित है। जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया था कि पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा भी हम ग्रहण करते हैं, आर्थिक शिक्षा भी, हर प्रकार की। अगर हमको इंजीनियर बनना है या हमको बिजनेसमैन बनना है तो हम मैनेजमेंट सिलेबस लेते हैं या कुछ मतलब विषय चुनते हैं, उसको पढ़ाते हैं। तो
तो उसी प्रकार से इहान जी कह रहे हैं कि इसमें व्यवसाय उत्पादन जैसे हम देखते हैं जीडीपी हुआ या कुछ मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा हो, उसका प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के अभाव में हम भटक जाएंगे पाठ्यक्रम के अभाव में। तो व्यवसाय उत्पादन उपार्जन और अभ्यास और क्रिया सम्मिलित है। फिर हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के आज अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रकारों का उल्लेख मैं आपसे चर्चा करती हूँ। जो है पहला है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं, एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, एक शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में यानी टीचर सेंटर्ड करिकुलम वह है कि मतलब इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि शिक्षक पे केंद्रित है। इसका पूरा मतलब कि चारों तरफ इर्द गिर्द शिक्षक के है। इसमें छात्र को महत्व थोड़ा कम दिया गया, शिक्षक पे केंद्रित किया गया है। जिस पाठ्यक्रम की योजना शिक्षक को केंद्र मानकर बनाई जाती है, जिसमें अध्यापक की रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखा जाता है कि उसे शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है, जिस पाठ्यक्रम की योजना शिक्षक को केंद्र मानकर बनाई जाती है कि शिक्षक इसका केंद्र होगा, और जिसमें अध्यापक की रुचि की, अध्यापक जो उसकी रुचि किस विषय में है, वो क्या पढ़ाना चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, टीचर ने कितनी पढ़ाई की है। जैसे प्राथमिक स्तर पर हमें BEd DLEd मांगते हैं, फिर सेकेंडरी हाई लेवल की परीक्षा होती है, उसमें PG MA मानते हैं, उच्च शिक्षा में हम NTA UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं। इस प्रकार फिर इस पाठ्यक्रम का प्राचीन काल में भारत तथा अन्य देशों में था, लाइन मिस हो गई है। इस पाठ्यक्रम का प्रचलन प्राचीन काल में भारत तथा अन्य देशों में था। इस पाठ्यक्रम का क्या जो शिक्षक केंद्रित होता है वो प्राचीन काल में भारत तथा अन्य देशों में था, परंतु आधुनिक समय में इस तरह के पाठ्यक्रम को निरर्थक और अनुपयोगी माना जाता है, क्योंकि हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते जब तक हमारा शिक्षक जो है वो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो वो अपने छात्रों को क्या शिक्षा दे पाएगा, उन्हें क्या ही सिखा पाएगा। इसलिए आज के समय में हमारे लिए विभिन्न प्रकार के टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जिसको शिक्षक के लिए क्वालिफाई करना निश्चित होता है। अगर वह उसे क्वालिफाई करेगा तभी वह प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में या फिर उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ाने के योग्य या काबिल होगा। फिर है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें पाठ्य विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रमुख है। इसमें क्या है, पाठ्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन प्रमुख है। इसमें पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया जाता है तथा प्रत्येक विषय के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है तथा इसकी उपयोगिता कम है, परंतु भारतीय विद्यालयों में प्रायः इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है कि जैसे कि हम 7th या 8th में पढ़ते हैं तो हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें इतिहास भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है ना। तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम जो होता है उसको हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसका बहुत प्रचलन है विश्व में भी, समाज में, भारत में, हर जगह पे, और यह बहुत उपयोगी होता है शिक्षा के क्षेत्र में। जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है तो हम इसको समझते हैं, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र में रखा जाता है। बालक की रुचि, जब हम टीचर सेंटर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें शिक्षक की रुचि, उसकी आवश्यकता हम जान रहे थे। फिर अब इसमें जब हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की चर्चा हम कर रहे हैं तो बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की अभिवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। वृत्ति मीन्स एटीट्यूड। इसके निर्माण में बालक को केंद्र में रखा जाता है कि बालक किस प्रकार का है, उसका लेवल क्या है सीखने का, वो मतलब उसका कितना विकास हुआ है, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, वो किस प्रकार से एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, एक बालक या छात्र या छात्राएं दूसरे छात्रों से या छात्राओं से भिन्न हैं। तो इस प्रकार उनको केंद्र में रख के हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसके निर्माण में बालक को केंद्र में रखा जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को शिक्षा में सर्वाधिक महत्व देने का श्रेय प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो को दिया जाता है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को शिक्षा में सर्वाधिक महत्व देने का श्रेय किसे हम देते हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो को दिया जाता है। जो रूसो साहब ने प्रकृति को ही, बालक को ये फ्रीडम दिया था कि बालक जो करता है वो सीखता है, वो प्रकृति से सीखता है, प्रकृति को देता है। इसलिए बालक के इर्द गिर्द ही हमें अपने पाठ्यक्रम को बालक सेंटर बनाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है और अनेक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में इसको महत्व दिया गया है। तो यह क्या है, पाठ्यक्रम यह आधुनिक है और अनेक शिक्षण आधुनिक पद्धतियों को महत्व दिया गया। फिर चौथा है
क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इसमें विभिन्न क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, इसके नाम से हम जान रहे हैं तो विभिन्न क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। बालक करके सीखता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करने बालक को शिक्षा देना इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। क्या है, विभिन्न सामाजिक क्रियाएं हैं जो उनको संपन्न करने बालक को शिक्षा देना इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। डीवी ब्रूवेकर, किलपैट्रिक और प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया है। तो ये कुछ शिक्षक शास्त्री हुए हैं, जैसे जॉन डीवी हुए, ब्रूवेकर हुए, किलपैट्रिक होते हैं, आदि को प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया है। फिर है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम यानी एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में समूची मानव जाति के अनुभवों को समावेशित करने की बात कही जाती है। क्या बताया जाता है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में, जो संपूर्ण मानव जाति है उसके अनुभवों को समावेशित करना, समान रूप से वेशित करना, लागू करना या पाठ्यक्रम में उसको समाहित करना की बात कही जाती है। मानव जाति ने वर्तमान में और अतीत में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, इससे बालक को प्रेरणा मिलती है। एक्सपीरियंस से यानी हम अनुभव जो कर रहे हैं, अगर बच्चा चल रहा है, वो गिर रहा है, उसे चोट लग गई, उसे दर्द हो रहा है, तो वो अनुभव कर रहा है, उसके सेंस तक जा रही बात, उसको इंद्रिय तक उसको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, फिर उसको दोबारा वो गलती हुआ नहीं करता है, संभल के चलता है या सीखता है। फिर है मानव जाति ने वर्तमान और अतीत में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, जिन अतीत में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, इनसे बालक को प्रेरणा मिलती है। ने वर्तमान और अतीत में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। फिर है इन अनुभवों को प्रमुखता देकर बालक को इन्हें सिखाया जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल कर सकें। क्या कहा जा रहा है, इन अब जो बालक ने वर्तमान में अतीत में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं वो प्रकृति से किए हों, विद्यालय से प्राप्त किए हों, कहीं से भी अपने घर परिवार समाज से, उनको केंद्र में रखकर, क्योंकि ये अनुभव सेंटर्ड पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, तो उनको केंद्र में हमें रखकर बालक को प्रमुखता देकर सिखाया जाए, जिससे वो अपने जीवन को सफल कर सके, एक सफल मानव संसाधन बन के निकल सके, अपने राष्ट्र, अपने देश और समाज की प्रगति कर सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन टीपी नन ने सबसे अधिक किया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन किसने किया है, टीपी नन जी ने सबसे अधिक किया है। फिर है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, धातु कर्म, सिलाई जैसे किसी शिल्प को केंद्र मानकर उसी के इर्द गिर्द अन्य विषयों की योजना बनाई जाती है। मतलब हम हस्त कौशल हो, कुछ भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम बुनाई कर रहे हैं, हम बढ़ईगीरी कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, या फिर हम सिलाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम क्रिया ही तो कर रहे हैं। तो ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है। शिल्प हम कुछ बना रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको पाठ्यक्रम में महत्व दिया जा रहा है या उसका पाठ्यक्रम में बहुत महत्व है। फिर इस पाठ्यक्रम का समर्थन महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विनोबा भावे, चाणक्य ने सबसे अधिक किया है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रीय पिताजी हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी चरखे का उपयोग किया था। ये सूत काटना, बुनाई करना, ये सब उन्हें भी आता था, तो उन्होंने इसका चलन दिया, इसे महत्व दिया। फिर है बेसिक शिक्षा में इसी पाठ्यक्रम को अपनाने की बात कही गई है। जो बेसिक शिक्षा हम देते हैं जब बालक छोटा होता है, यानी शैशवावस्था से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक या 6 वर्ष या 14 वर्ष की अवस्था तक, उनसे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत या इस प्रकार का पाठ्यक्रम आता है। फिर है कोर पाठ्यक्रम यानी कोर करिकुलम। इस पाठ्यक्रम का विकास अमेरिका में हुआ है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय या क्रियाएं अनिवार्य होती हैं और कुछ ऐच्छिक, भाषा, गणित जैसी कुछ क्रियाएं सबके लिए अनिवार्य होती हैं। इस विषय में क्या होता है, इस पाठ्यक्रम के प्रकार में कुछ विषय होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं जो अनिवार्य होती हैं, कुछ ऐच्छिक होती है, इच्छा के अनुसार। भाषा, गणित जैसे कुछ विषयों सबके लिए अनिवार्य होता है। गणित अनिवार्य है या भाषा, हिंदी जैसे हम हाई स्कूल या इंटर में करते थे तो हिंदी हमारा अनिवार्य विषय होता था, उसे हमें पढ़ना ही पढ़ना रहता था। हिंदी हमारी एक प्रकार से राष्ट्रभाषा भी है। तो भाषा, गणित जैसे कुछ विषयों के लिए अनिवार्य होती है। अगले पृष्ठों पर कोर पाठ्यक्रम का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो कोर पाठ्यक्रम क्या, अभी हमने इसे एक पाठ्यक्रम के प्रकार के रूप में जाना है, लेकिन जब हम इसके अर्थ और महत्व को समझेंगे तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम यानी नीड डेवलपमेंट करिकुलम, मतलब आवश्यकता
आवश्यकता, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता आर्थिक रूप से हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर ऐतिहासिक क्षेत्र हो, कोई भी आधुनिकता का क्षेत्र हो, कुछ भी हो, उस समाज शास्त्र किसी भी प्रकार की शिक्षा हम ले रहे हैं तो वो क्या है, आवश्यकता है कि उस समाज की, उस शिक्षा की, उस क्रिया की क्या अवस्था है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उस पर ये पाठ्यक्रम केंद्रित है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम बालों की मूलभूत आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाता है तथा उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रियाओं एवं अनुभवों का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रियाओं एवं अनुभवों का आयोजन किया जाता है। फिर है, इन आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, यह पाठ्यक्रम अधिगम तत्परता, विप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद, अधिगम तत्परता यानी अधिगम की ओर से शिक्षक को या बालक को बढ़ाना, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देना, व्यक्तिगत भेद है, बालक एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है तथा बालकों की आवश्यकताएं क्या सामाजिक, आर्थिक, कोई भी रूप हो के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो उसे हम कहते हैं आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम। उसके बाद है नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम यानी करिकुलम सेंटर्ड ऑन कंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स। नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम क्या है? करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए और कंट्रोल प्रॉब्लम, नियंत्रित है समस्या और पाठ्यक्रम आधारित है। फिर है आवश्यकता आधारित, तो हम इसको समझते हैं, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए बालकों की समस्याओं को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया गया है। क्या किया गया है? आवश्यकता आधारित जो पाठ्यक्रम है, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए, चाहे वो आर्थिक कमियां हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, भावात्मक हो, उनको दूर करने के लिए नियंत्रित करने पर बल दिया गया, समस्याओं को नियंत्रित करने पर बल दिया गया। इस तरह के पाठ्यक्रम में संबंधित छात्रों द्वारा अनुभूत समस्याओं को नियंत्रित करके उसके आधार पर योजना बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर है व्यापक क्षेत्रीय अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम, ब्रॉड फील्ड और फ्यूज्ड करिकुलम। क्या है? व्यापक क्षेत्रीय, मतलब वो पाठ्यक्रम जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, वो मिश्रित है यानी फ्यूज्ड करिकुलम मिश्रित है। फिर इसमें है कि सामाजिक जीवन की निरंतर बढ़ती हुई जटिलताओं ने एक तरफ विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि होती चली गई जो न केवल एक क्षेत्र विशेष बल्कि उसकी किसी एक विशिष्ट छोटी इकाई के सूक्ष्म आयोजन में जुट गए। दूसरी तरफ विभिन्न देशों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अपने सामान्य जीवन के लिए अधिक से अधिक विविध ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता चला गया। मतलब क्या होता गया? इसके माध्यम से शिक्षा को व्यापक और हमने मिश्रित बनाया तो पाठ्यक्रम को, कि सामाजिक जीवन की निरंतर जो जटिलताएं थीं वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो या बालक के किसी भी स्टेज से संबंधित हो, सीखने की स्टेज होती, जटिलताओं ने एक तरफ विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए, जो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। फिर जो चली गई जो न केवल एक क्षेत्र बल्कि कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी विशिष्ट छोटी इकाई के सूक्ष्म अध्ययन में जुड़ गए। दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अपने सामान्य जीवन के लिए अधिक से अधिक विविध ज्ञान प्राप्त करना, यानी दूसरी तरफ क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत सभी व्यक्ति हैं उनके जो सामान्य जीवन है उसको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता चला गया। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य के परिणाम स्वरूप विद्यालयों में अनिवार्य समान पाठ्यक्रम के विषयों की संख्या में उत्तरोत्तर पाठ्य विषयों के मिश्रण के सिद्धांत पर आधारित व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों को मिश्रित करके समान विज्ञान जैसे विषय तैयार किए गए। फिर है आखिरी और 11वां एकीकृत पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सभी विषयों एवं क्रियाओं को संबद्ध किया जाता है। विषयों में सहचर्य और सहसंबंध द्वारा पाठ्यक्रम को एकीकृत किया गया है, यानी जिसको हम को रिलेशन या को करिकुलम कहते हैं। तो फिर इस आगे है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क एक इकाई के रूप में कार्य करता है। गेस्टाल्ट के अनुसार क्या है मनोविज्ञान के अंदर, मनुष्य का मस्तिष्क एक इकाई के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार की यूनिट होती है। ज्ञान भी अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, वो अखंड है अपने आप में। पाठ्य विषयों को
एक इकाई के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। पाठ्यक्रम को एकीकरण के विषय में आगे विस्तार से विचार किया जाएगा। तो हमने आज जाना पाठ्यक्रम या पाठचर्या क्या होती है, उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को, उसके प्रकार को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट में जो आगे दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको लिए और आप लोगों के लिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कमियां हैं या क्या सही है क्या नहीं। उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगी अनुभव के माध्यम से। तो आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।